नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन पे। और ये जो क्लास होने वाली है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका आरपीएफ के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरह का आरपीएफ का पेपर आता है, किस तरह के आरपीएफ के पेपर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, और हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिटेल से ही बात करेंगे, जिससे आपको जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होता चला जाए, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन हो जाने के बाद आपके मन में कोई डाउट रहे कि सर यहाँ पे डाउट रहा है या फिर यहाँ पे डाउट रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हम चाहते हैं, किसी भी तरीके का आपका डाउट रहे। भारतीय संविधान के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? देखो, एक चीज यहाँ पर समझना कि सबसे पहले यहाँ पर ये समझो कि ये जो निर्देशक सिद्धांत है ये है क्या, है ना। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे इससे करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर के बारे में बात करते हैं तब तो आपका आयरलैंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिसेंट में जो भी एग्जाम आपके हो रहे हैं, ठीक है ना, इस बात को समझना कि रिसेंट में आपके जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सारे ही एग्जामों में पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या पूछे जा रहे हैं? पॉलिटी के क्वेश्चंस का यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ज्यादा पूछे जाते हैं। अब राज्य के निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं, जिसको डीपीएसपी बोला जाता है। अगर डीपीएसपी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका भी एक यहाँ पे क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो लिख लीजिएगा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है। अब एक्चुअल में सर ये तो हमको पता है कि इसका मीनिंग यहाँ पे हो जाता है, लेकिन इसका मतलब तो एक बार बताइए। देखो क्या होगा, एक देश है, अगर इस देश के बारे में हम लोग बात करते हैं, अपने ही देश के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत जहां से लिया गया है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है, तो वहां के सिद्धांत में या फिर वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज लिखी हुई है कि देश में जो न्यायपूर्ण व्यवस्था है और समतावादी समाज की स्थापना करनी होगी। ठीक है ना, इसमें पहला आपका क्या बोला जाता है कि जो हमारी न्यायपूर्ण व्यवस्था हो जाती है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि क्या हो जाता है कि जो हमारी न्यायपूर्ण व्यवस्था है और हमारी क्या हो जाती है, समतावादी। ठीक है ना, क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे, समतावादी व्यवस्था। ये दोनों व्यवस्थाओं को आपको देश के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझना धीरे धीरे है क्या। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे कि हमें अपने देश का, ठीक है ना, हमें अपने देश का क्या हो जाएगा कि जो हमारा सामाजिक, ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखना कि जो हमारा सामाजिक है और जो हमारा आर्थिक है, ठीक है, हमें अपने देश को क्या करना पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक बढ़ावा भी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको आर्थिक न्याय को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आर्थिक न्याय होता है, सामाजिक न्याय होता है, उसको हर किसी को यहाँ पे बढ़ावा देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, दूसरा क्या है कि समान काम के लिए एक समान वेतन होगा। ये भी यहाँ पे समझो कि कोई एक काम है, एक समान काम है, तो उस समान काम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस समान काम के लिए एक आपका समान वेतन जो है वो आपका निश्चित करा जाएगा। ठीक है ना, क्या करा जाएगा, आपका एक समान वेतन जो है वो भी आपका निर्धारित करा जाएगा। अब जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, असमर्थ लोग हैं, उनकी भी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, कि ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हो जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंडर में आते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे और समझो, ठीक है ना, कि इन सिद्धांत को अगर कोई भी पूरा करना चाहता है, ठीक है, इस चीज को समझो, अगर इन सिद्धांतों को पूरा करना है तो मौलिक अधिकार यहाँ पे, ठीक है ना, एक चीज को समझना कि इन सिद्धांतों को अगर आप यहाँ पे पूरा कर रहे हो तो बिना मौलिक अधिकारों के या फिर इन सिद्धांतों को आप क्या कह दोगे कि ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे यहाँ पे एक तरीके से मौलिक अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने मौलिक अधिकार पूर्ण करेंगे, उसी के चलते आपके राजनीति जो भी सिद्धांत हो जाते हैं वो सारे आपके कंप्लीट होते चले। ठीक है, समझ गए? तो राज्य के नीति राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपका क्या हो जाता है, या फिर डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी आपका द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार जो है वो आपका शामिल है, ये आपको बताना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है, वॉक और अभिव्यक्ति आपकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका शामिल है, धर्म की स्वतंत्रता का आपका अधिकार शामिल है, या फिर शोषण के विरुद्ध जो है वो आपका अधिकार शामिल है। ठीक है,
चलो जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्टिकल 19 के बारे में। और याद रखना आर्टिकल से क्वेश्चंस आपके बन ही रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आर्टिकल 19 है क्या, या फिर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, असल में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा जो आर्टिकल 19 है वो क्या करता है, किसी भी नागरिक के 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। फिर से समझना, हमारा आर्टिकल 19 जो है वो 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। नोट कर देते हैं कि क्या करता है ये हमारा यहाँ पे जो 6 है मौलिक स्वतंत्रताओं की, क्या करता है, मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। ठीक है, पहली बात तो आप यहाँ पे याद रखना, स्वतंत्रताओं की क्या करता है, रक्षा करता है। ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका पहला वर्ग हो जाता है। ठीक, समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब है क्या यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है, वॉक और अभिव्यक्ति का मतलब समझो, वॉक का मीन्स होता है भाषण। ठीक है, आसान शब्दों में यहाँ पर समझो कि वॉक का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, तो बेटा वॉक का मीन्स यहाँ पर हो जाता है भाषण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये तो याद रखना पहली चीज कि किसी भी को भी भाषण का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी पूरी ये जो अनुच्छेद है वो देता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? दूसरी चीज कि आप शांतिपूर्वक एकत्र होकर बैठक आयोजित कर सकते हो, ये भी आपको पूरी तरीके से अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अधिकार समझना क्या है कि शांतिपूर्वक, ठीक है ना, क्या हो जाता है, शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओगे। ठीक है, इकट्ठा होकर आप यहाँ पर क्या करोगे, इकट्ठा होकर आप यहाँ पे बहसबाजी नहीं करोगे, फालतू का ड्रामा नहीं करोगे, लेकिन अपनी बैठक जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, बैठक को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये नहीं है आप किसी चौराहे तिराहे पे खड़े हो गए हो 8-10 लोगों को लेके और आप वहां पे प्रिटेंड कर रहे हो कि हम अपनी बैठक लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो, आप अपना एक संघ बना सकते हो, आप अपना एक यूनियन बना सकते हो, ये आपकी यहाँ पे मौलिक अनुच्छेद 19 आपको अधिकार देता है। ठीक है ना, तीसरा अधिकार आपको क्या देता है, तीसरा अधिकार देता है कि आप अपना एक संघ बना सकते हो, आप अपना एक यूनियन बना सकते हो। ठीक है ना, क्या बना सकते हो, संघ और यूनियन जो है आप बना सकते हैं, ये भी आपको अधिकार जो है यहाँ पे मिलता है। ठीक है, समझ गए? बोलेंगे सब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक और अधिकार आपका हो जाता है कि पूरे भारत में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाता है कि पूरा जो आपका भारत, हमारा जो पूरा भारत है, उसमें आप क्या करोगे, स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, आपको कोई भी रोकने और टोकने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, इस चीज को समझो। डिटेल से बताने का सिर्फ रीजन इतना है कि इससे के अलावा कोई भी आपसे बात पूछी जाए तो आप उसका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दे दो। कहीं पे अगर मान लो वॉक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार ना लिख के आते हुए ये लिखा है कि संघ और यूनियन बनाने का अधिकार की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 यह गारंटी देता है। अब पूरे भारत में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। पांचवा अधिकार आपका एक और हो जाता है। ठीक है, पांचवा अधिकार एक आपका और हो जाता है। पांचवा अधिकार क्या है कि भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करना क्या हो जाता है कि भारत के किसी भी भाग में, ठीक है ना, यहाँ पे नोट करना है कि किसी भी भाग में आप बस सकते हो जाके। ठीक है ना, क्या कर सकते हो, आप जो है यहाँ पे बस सकते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे अधिकार हो जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, कहेंगे बिल्कुल ठीक। ठीक है, और किसी भी पेशे का आप अभ्यास भी कर सकते हो, या फिर आप कोई भी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गया? बोलेंगे सर बिल्कुल, हम लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो जाती हैं ये आपके अधिकार हो जाते हैं जो आर्टिकल 19 आपको देता है, 6 अधिकार आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉक का मतलब भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार आपको है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, पायरिया निम्न से किसका रोग है? पायरिया जो है वो आपका किसका रोग हो जाता है, नाक का, मसूड़ों का, फेफड़ों का, या फिर हृदय का। ठीक है, पायरिया रोग के बारे में सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा। तो पायरिया जो है वो मसूड़ों का रोग हो जाता है। ठीक है, किसका रोग हो जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, पायरिया जो है वो यहाँ पे, ठीक है, किसका रोग हो जाता है, मसूड़ों का रोग हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नाक का रोग जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, नाक के भी आपके कई रोग होते हैं जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक आपका पॉलिप्स करके रोग होता है।
ठीक है, नाक के रोग के आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या हो जाता है, पॉलिप्स करके आपका रोग होता है, ये रोग आपका नाक में होता है। ठीक है, और आपका साइन एक होता है साइंटिस करके होता है, साइनसाइट्स करके कोई रोग होता है, एलर्जी वगैरह हो जाता है, लेकिन इस रोग के बारे में यहाँ पर याद रखना, ये आपका क्या हो जाता है, पॉलिप्स करके रोग हो जाता है। ठीक है, पॉलिप्स क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है कि ये एक तरीके से ऊतक की जो वृद्धि होती है उसको रोक देता है, नाक के अंदर जो ऊतक की वृद्धि होती है। और साइंस्टिस करके एक आपका रोग हो जाता है, यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा साइंस्टिस। ठीक है, ये रोग भी नाक का रोग है। इस रोग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सूजन हो जाता है और चेहरे में दर्द होने लगता है। ठीक है ना, नाक जमने लगती है। ठीक है, ये तो आपको पता है, पायरिया जो है मसूड़ों का है। फेफड़ों का रोग भी आपके यहाँ पे लिखवा देते हैं। ठीक है ना, चलो देखो, फेफड़ों में अगर हम लोग रोग के बारे में बात करते हैं तो जैसे उसमें बेसिकली आपका अस्थमा हो जाता है ना। सबसे पहला इसमें एक रोग होता है अस्थमा करके। ठीक है, अस्थमा सबसे ज्यादा फेमस रोग है इसमें। ठीक, इसके अलावा आपका एक हो जाता है कि कॉर्निक आपका ऑब्स्ट्रिक, इसको आपका सीओपीडी बोलते हैं। ठीक है ना, सीओपीडी करके एक रोग हो जाता है, सीओपीडी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, सांस छोड़ने में परेशानी होती है। ठीक है, और आपका बोक्राइटिस हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, बोक्राइटिस हो जाता है। ठीक है, ये भी एक आपका रोग हो जाता है, बोक्राइटिस करके एक आपका रोग है, ये भी हो जाता है आपका, बोक्राइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, और एक इसका सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक, ये भी यहाँ पे लिखना क्या हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है। ठीक है, ये भी एक आपका रोग हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक आपका रोग है। तो ये आपके रोग हो जाते हैं, अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, बाइक्रोटिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। और हृदय के भी काफी रोग हैं, लिखवा देते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लो, बाकी और भी आपको क्लियर करते चलते हैं। हृदय के मतलब दिल का दौड़ा, ये तो सभी को पता होगा। इसमें काफी हो जाते हैं, जैसे एक आपका सीएचडी होता है, कोरोनरी हृदय रोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सीएचडी करके एक रोग होता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे वॉल्व रोग होता है। ठीक है, लिख लो, यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है ना, वॉल्व रोग आपका हो जाता है। इसके अलावा एक आपका हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, वो तो सभी को पता होगा। ठीक है, एंजाइना हो जाता है एक। ठीक है ना, क्या हो जाता है, एंजाइना नाम का एक रोग हो जाता है। और एक रोग और आपका होता है एथेरोकोसिस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना, क्या लिखना, एथेरो क्लोरोसिस। ठीक है ना, एथेरोक्लोरोसिस जो है ये भी एक आपका रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करना, एथेरोक्लोरोसिस भी आपका हो जाता है। और आपका एक जिसको बोलते हैं मेरे ख्याल से हाँ इतनी, ठीक है ना, बाकी इतनी ही काफी है। हृदय रोग में तो ये आपके हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया आपका जाता है। फ्लोएम के बारे में सभी को पता होगा, फ्लोएम किस तरीके का ऊतक है और कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, देखो, अगर फ्लोएम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आपका पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, तो ये तो क्लियर होगा, फ्लोएम जो है वो आपका पौधों में पाया जाता है। लेकिन फ्लोएम जो है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, तो फ्लोएम एक तरीके का आपका जीवित ऊतक होता है। पहली बात तो आप लोग यहाँ पर याद रखना कि फ्लोएम जो हो जाता है वो हमारा एक प्रकार से क्या हो जाता है, जीवित ऊतक हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे कि जीवित ऊतक है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर क्या नोट करोगे कि बेसिकली क्या होता है कि खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है विभिन्न भागों में। पौधों के जो भी विभिन्न भाग होते हैं, ठीक है ना, पौधों के जितने भी आपके यहाँ पे विभिन्न विभिन्न हमारे यहाँ पे भाग हो जाते हैं, ठीक है ना, उसमें खाद्य पदार्थ को आपका पहुंचाता है। ठीक है ना, क्या करता है यहाँ पे, खाद्य पदार्थों को आपका क्या करता है, पहुंचाता है। एक इसका वर्क यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को आपका पहुंचाता है। ठीक है, जीवित ऊतक है, पौधों के विभिन्न भाग होते हैं, उसमें खाद्य पदार्थों तक आपका पहुंचाता है। अब उसमें है क्या कि ये फ्लोएम जाइलम के साथ मिलकर एक आपका बंडल बनाता है। ठीक है ना, क्या बनता है, एक संवहन, उसको संवहनी बंडल बोलते हैं, वो आपका बनाता है। ठीक है, तो पहली चीज, फ्लोएम पत्तियों के खाद्य पदार्थों तक, यहाँ पर पत्तियों में वगैरह में खाद्य पदार्थ आपके पहुंचाता है। बाकी जो जड़ तने होते हैं, ठीक है ना, ये आपका बेसिकली क्या होता है, जड़ों में, तनों में और पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना कहाँ पे, तो जब खाद्य पदार्थ को पहुंचा रहा है, खाद्य पदार्थ कहाँ से मिलता है, जड़ हो जाता है, तना हो जाता है, पत्ती हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ये आपका पाया जाता है।
और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक तरीके से फ्लेम होता है वो आपका नलिकाओं से मिलके, कोशिकाओं से मिलके, पैराकाइमा से मिलके, रेशो से मिलकर आपका बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौधे जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक, एक हॉर्स पावर लगभग किसके वॉट के बराबर होती है? हॉर्स पावर इक्वल्स टू जो होता है किसके बराबर होता है? 748 वॉट के बराबर होता है, या फिर 746, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर आपका 756। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हॉर्स पावर जो है वो आपका 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया आपको बताना है, पानी का भाप में रूपांतरण जो है वो आपकी क्या हो जाती है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ठीक है, इजराइल की राजधानी के बारे में याद रखिएगा, जेरूसलम जो है वो आपकी इजराइल की राजधानी हो जाती है। निम्नलिखित में से भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? ठीक है, तो कुग्र को जो है भारत का स्कॉटलैंड। कुग्र क्या है सर? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुग्र के बारे में नहीं सुना। ठीक है, होंगे, जरूर होंगे, कुछ तो होंगे। ठीक है, कुछ ने सुना होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ने नहीं सुना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखो कि कुग्र जो है वो यहाँ पे क्या है, या फिर इसको इंडिया स्कॉटलैंड, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंडिया का स्कॉटलैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इंडिया का स्कॉटलैंड। कुग्र जो है वो है कहाँ पे? कुग्र के बारे में बात करते हैं तो कुग्र जो है वो आपका कर्नाटक में। ठीक है ना, कहाँ पे हो जाता है? तो यहाँ पे पहली चीज तो लिखना कि कुग्र जो है वो आपका कहाँ पर हो जाता है, तो ये हमारा कर्नाटक में हो जाता है। पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिखो कि दक्षिण में क्या है? कुग्र है। इसीलिए आपने नहीं सुना है, मोस्टली नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो कभी दक्षिण में ज्यादा विजिट ही नहीं करते, डेट्स वाई उनको वहाँ के जो भी नेम्स वगैरह होते हैं वो नहीं पता होते। अब स्कॉटलैंड आपके दिमाग में आया, आपका पहला दिमाग गया होगा मंसूरी, दार्जिलिंग, श्रीनगर। ठीक है, तो यहीं पे दिमाग गया होगा। अब है क्या कि कुग्र क्या हो जाता है कि आपका कुग्र की पहाड़ियां बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है ना, कुग्र की क्या मशहूर हो जाती हैं? तो यहाँ पे नोट करना, कुग्र की जो पहाड़ियां हो जाती हैं, ठीक है ना, क्या हो जाती हैं? कुग्र की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत फेमस है। अब क्यों फेमस है ये समझो, ये आपका कॉफी के बागानों से घिरी हुई है। ठीक है ना, इसकी जो पहाड़ियां हो जाती हैं वो आपकी किससे घिरी हुई हो जाती हैं? वो आपका कॉफी के जो भी बागान हो जाते हैं, ठीक है, इनसे आपकी घिरी हुई हो जाती है। पहली बात तो आप यहाँ पर याद रखिए। ठीक है, कॉफी के पैगानों से आपकी घिरी हुई है। ठीक है, और इसको स्कॉटिश स्कॉटिश घाटी बोलते हैं। ठीक है ना, इनकी घाटियों क्या बोला जाता है? इनकी घाटियों को आपका स्कॉटिश। ठीक है, यहाँ पे ये भी नोट करना, स्कॉटिश घाटी जो है वो भी आपका नाम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर नोट करो। ठीक है, अब है क्या यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इसीलिए इसका जो रिलेट कर देते हैं स्कॉटलैंड से कर देते हैं। ठीक है, कुग्र में आपको हरियाली दिखेगी, झरने दिखेंगे, पहाड़ियाँ दिखेंगी। ठीक है, यहाँ की जलवायु ऑलमोस्ट आपकी ठंडी रहती है। साउथ की जलवायु ठंडी रहने का मतलब समझ रहे हो ना, तो यही मेन रीजन है, इस वजह से आपकी रहती है। ठीक है, इसको कई नामों से जानते हैं। कुग्र कहीं पे लिख के आता है, कहीं पे आपका कोडागू लिख के आता है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि इसका एक और नाम हो जाता है जिसमें इसका नाम क्या हो जाता है, जिसका इसका नाम जो है वो आपका कोडागू हो जाता है, कोडागू नाम से लिख के आता है। ठीक है, और कुग्र जो है वो आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ये भी आप लोग याद रखोगे कि कहाँ पर आपका स्थित हो जाता है, तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर जो है वो हमारा कुग्र स्थित हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए। और सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक का भारत का जिला भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कॉफी का जो उत्पादक होता है भारत के अंदर, कॉफी का उत्पादक, ठीक है, उत्पादक जो है वो आपका इसी जिले में होता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा आपका यहाँ पे जिला जो है वो कॉफी उत्पादक का यही बोलते हैं। बाकी कुग्र जो है मैंगलोर जो पड़ता है उससे 135 किलोमीटर, बैंगलोर से 252 किलोमीटर आपका दूर हो जाता है। ठीक है, चलिए, डैश मथुरा कला से आपका स्टेस्लिंग की पारंपरिक कला है, आपको बताना है क्या? कजरी हो जाएगी, लघु कला हो जाएगी, या फिर सांझी हो जाएगी, या फिर आपका नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो सांझी जो है वो हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विधान परिषद है? झारखंड में, कर्नाटक में, गुजरात में, या फिर उड़ीसा में? एक चीज समझो, आप लोग को ये पता है कि विधान परिषद का वर्क क्या है? ठीक है, ये पता है कि नहीं पता है? ये तो चलो बहुत एक मतलब क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये भी पता होना चाहिए विधान परिषद वाले टोटल राज्य आपके कितने हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो विधान परिषद जो है वो आपका कर्नाटक में है,
अब भारत के 6 राज्यों के अंदर आपकी विधान परिषद है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे नोट करो, सबसे पहले जो विधान परिषद है वो हमारी कहाँ पर हो जाती है, वो हमारी आंध्र प्रदेश में हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नोट करो कहाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर हमारी विधान परिषद है, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा कहाँ पर हो जाता है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिहार हो जाता है, बिहार में आपकी। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा कर्नाटक हो जाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया। चौथा जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, पांचवा जो है वो हमारा क्या हो जाता है, तेलंगाना हो जाता है। ठीक है, छठा जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। इतने में क्या है, हमारी 6 जगह जो है विधान परिषद है। समझ गए। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, विधान परिषद को उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। आज तो आपके सामने विधान परिषद लिख के आ गया, कल को एग्जामिनर अगर कंफ्यूज करना चाहे, क्वेश्चंस को घुमाना चाहे, तो पता है वो क्या लिख देगा, वो ये लिख देगा कि उच्च सदन बताओ कहाँ कहाँ है। आपने तो विधान परिषद पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विधान परिषद को आपका क्या बोलते हैं, विधान परिषद को आपका यहाँ पे उच्च सदन भी जो है वो आपका नाम दिया गया है। ठीक है ना, क्या नाम दिया गया है, उच्च सदन नाम दिया गया है, पहली चीज। और विधान परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना क्या हो जाता है, 6 साल का जो है वो हमारे यहाँ पे कार्यकाल जो है वो आपका हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे कि टोटल जो है 6 साल का कार्यकाल। और हर 2 साल में क्या हो जाते हैं कि 1/3 जो सदस्य हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 जो सदस्य इसके हो जाते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हर 2 साल। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे चेंज भी आपके हो जाते हैं, ये भी आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, चलो बाकी क्या है, कभी भी इसको आपका भंग नहीं करा जा सकता है क्योंकि ये आपका स्थायी निकाय है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या याद रखोगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता है, स्थायी निकाय हो जाता है, इसीलिए जो है इसको क्या नहीं करा जा सकता है, इसीलिए इसको जो है भंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना है कि क्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको भंग नहीं कर सकते हैं, ये हमारा स्थायी निकाय है। ठीक है, और विधान परिषद की भूमिका एक सीमित होती है। ठीक है, सीमित भूमिका होती है इसकी, ऐसा नहीं है कि बहुत असीमित मात्रा में कुछ भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, विधान परिषद उन्हीं राज्यों में रखी जाती है, उन्हीं राज्यों में ही उच्च सदन रखा जाता है जहाँ की आबादी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, जहाँ आबादी आपकी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे लिखना, जहाँ की आबादी ज्यादा है वहां आपको क्या मिलेगी, वहां आपको विधान परिषद जो है पहली बार मिलेगी। और भारत के कितने राज्यों में, तो भारत के 6 राज्यों में। ठीक है ना, और इसको विधान परिषद को एक आपकी महंगी व्यवस्था भी बोलते हैं। विधान परिषद को क्या बोलते हैं, एक महंगी व्यवस्था भी जो है वो आपकी बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी नोट करना कि महंगी व्यवस्था जो है इसको नाम दिया गया है। तो इतने आपके पॉइंट हैं, इतने आपको इन पॉइंटों को याद रखना है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है, क्या है। ठीक है ना, तो इतनी सी चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा, बाकी इसके ज्यादा कोई आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का आपका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे, वॉलीबॉल जो हो जाता है किस देश का हो जाता है, तो नेपाल का हमारा राष्ट्रीय खेल हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है, ये आपको बताना है। देखो, तो ये जो स्टोरी है वो आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा। अब महात्मा गांधी के द्वारा ये बुक तो लिखी गई है, बहुत ही मतलब आपको पता होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा क्या एक ही बुक लिखी गई है। ठीक है, क्या महात्मा गांधी के द्वारा एक ही बुक लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, महात्मा गांधी के द्वारा काफी बुक लिखी गई है। ठीक है, अगर इनके द्वारा बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने बुक्स पे तो मतलब आप नहीं मान सकते, बिकॉज ही वॉज द इंडियन लॉयर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और इंडियन लॉयर थे तो उनका एजुकेशन तो आपको सभी को पता है, मतलब बाहर से ही हुआ है। ठीक है, अब बुक्स इनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझो कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, 5 जो पुस्तक हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है ना, 5 जो बुक्स हैं वो आपकी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। ठीक है ना, एक आपका क्या हो जाता है, हिंद स्वराज। ठीक है ना, एक पुस्तक और आपकी यहाँ पर हो जाती है, इसका यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा,
क्या हो जाती है यहाँ पे, हिंद स्वराज्य जो है, ठीक है, यहाँ पे नोट करना है, हिंद स्वराज्य, ये एक आपकी पुस्तक हो जाती है, बहुत फेमस है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। टोटल इनके द्वारा 9 लिखी गई। एक आपका क्या हो जाता है कि जिसमें इन्होंने लिखा था राम नाम, ठीक है ना, एक और पुस्तक हो जाती है, एक पुस्तक आपकी हो जाती है राम नाम पुस्तक लिखी, ठीक है। मेरे सपनों का भारत इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है ना, क्या लिखी गई, मेरे सपनों का भारत, ये भी इनके द्वारा लिखी गई। फिर एक आपकी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखना कि दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये भी जो है इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। फिर एक हो जाती गीता बोध, ठीक है ना, क्या हो जाती है आपकी, गीता बोध हो जाती है। इसके अलावा एक आपकी होती है बापू की सीख, ठीक है ना, क्या हो जाती है, बापू की सीख भी इनके द्वारा लिखी गई, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी है। हिंदू स्वराज इसमें शामिल है, मेरी जीवन गाथा या फिर कथा, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट आपके ऑप्शन आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, किसका, पत्थर की नकाशी, हाथी के दांत की नकाशी, मोम जिसको कास्टिंग बोलते हैं, या फिर लकड़ की, ठीक है। देखो एक चीज समझो, तो यहाँ पे कास्टिंग का प्रयोग करा जाता है, मोम लोपी ढलाई जो है जिसको कास्टिंग बोलते हैं, इसका जो है वो आपका प्रयोग करा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थगित हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्नौज। अच्छा, ये हर्षवर्धन कौन था, थोड़ा सा जान लो, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हो चलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। ओवरव्यू थोड़ा सा जरूर जानो, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है ना। चलो, हर्षवर्धन किंग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको हर्षा भी बोलते हैं, है ना, ये भी याद रखना, इसको हर्षा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपका हर्षा लिख के आ सकता है। इसको हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही मतलब रोचक है, हम लोग पढ़ते नहीं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये हमारे भारत के महान सम्राट ही थे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि हर्षवर्धन, इनको सम्राट हर्षवर्धन भी बोलते हैं और इनको भारत के सम्राटों में गिना जाता है, ठीक है ना, क्या यहाँ पे नोट करना, भारत के सम्राट के रूप में इनको हम लोग देखते हैं और थे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और इनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, तो हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कई चीजें ऐसी करी थी जो बाकी राजाओं ने नहीं करी। सबसे पहली चीज, इसने विश्राम गृह बनाए थे, ठीक है। हर्षवर्धन ने सबसे पहली चीज क्या करी थी, इसके द्वारा जो है वो आपके विश्राम गृह बनाए गए थे। और इसके द्वारा यहाँ पर एक और फैक्टर ये करा गया था कि अस्पताल बनवाए गए, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी याद रखना कि विश्राम गृह बनाए गए, अस्पताल भी आपके इसके द्वारा जो है बनवाए गए थे, ठीक है। ये दो बातें तो आप यहाँ पर याद रखोगे, अस्पताल बनवाएगा और विश्राम गृह। और हर्षवर्धन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसने ही दान की परंपरा, ठीक है, इसने ही क्या करी थी, यहाँ पे जो दान की परंपरा थी, ठीक है, दान की जो परंपरा हो जाती है वो इसी के द्वारा आपकी स्टार्ट करी थी, दूसरी चीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हर्षवर्धन ने सरकारी सिक्कों पर बुद्ध का नाम भी लिखवाया था, ठीक है, जो भी उस समय पे सरकारी सिक्के चलते थे, ठीक है, उन सरकारी सिक्कों पर यहाँ पर क्या करा गया था, बुद्ध का नाम लिखवाया गया था। ये भी यहाँ पर समझिएगा, बुद्ध का क्या लिखवाया गया था, नाम जो है वो यहाँ पे लिखवाया गया था। 3 चीजें हो गई, ठीक है। और हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म का क्या करा था, संरक्षण करा था। तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि महायान बौद्ध धर्म का यहाँ पर क्या करते हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षण जो है इनके द्वारा आपका करा गया था। चौथा पॉइंट आप ये याद रखें, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनके द्वारा यहाँ पे, चलो ये तो मत समझो, ठीक है, बाकी क्या हुआ था, मंदिर और मठ भी बनवाए गए, ये भी यहाँ पर याद रखना कि क्या हो जाते हैं, मंदिर और मठ भी जो है वो इनके द्वारा आपके बनवाए गए थे, ठीक है, क्लियर। बाकी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इनके द्वारा नाटक भी लिखे गए थे, ठीक है, संस्कृत नाटक इन्होंने लिखे थे, ठीक है, 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, जैसे एक था आपका रत्नावली, ठीक है, 3 नाटक लिखे गए थे। एक आपका क्या था यहाँ पे, रत्नावली था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो नाटक था वो था नागनंद करके, ठीक है ना, क्या था दूसरा नाटक जो था वो था आपका नागनंद। तीसरा जो था वो आपका था प्रियदर्शिका,
ठीक है ना। क्या हो जाता है, तीसरा नाटक जो हो जाता है वो आपका क्या था, प्रियदर्शिका था। तो ये 3 नाटक जो है इनके द्वारा बेसिकली लिखे गए थे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो भूमि दान में बहुत दिया करते थे, ठीक है ना। क्या करा करते थे, भूमि दान में दिया करते थे। और एक महोत्सव था इसको हरिसद, ठीक है ना, महामोक्ष हरिसद, ठीक है, यहाँ पे लिखना महामोक्ष हरिसद। ये जो महामोक्ष हरिसद है वो इनके द्वारा सेलिब्रेट करा जाता था, हर्षवर्धन के द्वारा, हर 5 साल, ठीक है ना। कितने साल में, तो हर 5 साल में ये जो है वो आपका सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुति करने की उत्सुकता दिखाई, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स थे, अब कोई भी होगा वो कहीं ना कहीं अपनी चीज को ज्यादा बढ़ावा देगा, है ना, ये तो कहना ही नहीं है। तो एक तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, प्रस्तुति करने की उत्सुकता दिखाई, अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिसलीडिंग होगी। तो संस्कृत को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता जो दिखाई, यहाँ पे संस्कृत को दिखाई थी, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, बता सकता है कोई यहाँ पे। तो हसरत मोहानी जो है वो आपकी हो जाती है सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करते, ठीक है ना। अब हसरत मोहानी जो है वो है कौन, क्वेश्चन तो ये बनता है कि हसरत मोहानी कौन है, हसरत मोहानी मेल है या फीमेल है, पहले तो मन में यही क्वेश्चन आ गया होगा। एक्चुअली हसरत मोहानी वॉज अ पोएट, ठीक है, इस चीज को समझो कि हसरत मोहानी जो थे वो एक पोएट थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले इनके द्वारा मांग करी गई थी, ठीक है, मुस्लिम पोएट थे, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो इनका पूरा नाम जो था वो यहाँ पे समझो मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, यहाँ पर आप नोट करिएगा क्या नाम हो जाता है पूरा, तो मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, ये इनका क्या हो जाता है, पूरा नाम हो जाता है, मौलाना हसरत मोहानी जो है इनका पूरा नाम। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर समझो, उनको नोट डाउन करो, ठीक है। पहली चीज क्या हो जाते हैं, एक आपके उर्दू शायर थे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे कि एक ही हमारे क्या हो जाते हैं, उर्दू शायर हो जाते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या थे, पत्रकार तो थे ही थे, ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, पत्रकार हो जाते हैं। तीसरा ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी हो जाते हैं, ठीक है, कहना बिल्कुल ठीक है। अगले ये क्या थे, समाज सेवक थे, ठीक है, यहाँ पर भी याद रखना है कि क्या हो जाते हैं, समाज सेवक हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपके इस्लामी विद्वान भी काफी बड़े थे, ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखोगे कौन हो जाते हैं, इस्लामी विद्वान भी, काफी बड़े इस्लामी विद्वान थे, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें, ठीक है। इतने पॉइंट तो इनके बारे में क्वालिटी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो आपने नारा सुना है इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ये जो आपने नारा सुना है ना, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा ही इन्हीं के द्वारा दिया गया था राजा बेटा, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इन्हीं के द्वारा मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और हसरत मोहानी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये नारा देने वाले आपके व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरी चीज, उर्दू शायर थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवक थे और इस्लामी विद्वान थे, ठीक। अब यहाँ पे समझो इनका असली नाम क्या था, असली नाम था इनका सैयद फजल उल हसन, ठीक है, इनका असली नाम क्या हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर लिखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे असली नाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो असली नाम इनका क्या हो जाता है, तो सैयद फजल उल हसन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, सैयद फजल उल हसन, ठीक है ना, ये इनका क्या हो जाता है यहाँ पे असली नाम हो जाता है। और लखनऊ के उन्नाव जिले में जो है, लखनऊ के एक उन्नाव जिला पड़ता है, ठीक है, लखनऊ में यहाँ पर याद रखिएगा, तो ये भी याद रखिएगा कि लखनऊ में उन्नाव जो हो जाता है, ठीक है, उन्नाव जो है वो आपका जिला पड़ता है। और उस जिले में अगर बात करते हैं, ठीक है, उस जिले में मोहान कस्बा हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, मोहान कस्बा हो जाता है, यहाँ पे ये इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब इतने बड़े इस्लामिक विद्वान हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है, ठीक है ना, तो इनमें भी अगर आप देखोगे तो हिंदू मुस्लिम एकता में इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहुत करीबी लोग थे, इन्हें आजकल की भाषा में हम लोग कहते हैं बेस्ट फ्रेंड टाइप, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध गजल भी थी इनके, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। और बाकी बहुत फेमस आप मान सकते हो इनको, तो आप ये समझ लो, ठीक है ना।
बाकी इनका देहांत जो है 1951 में जो है उनका देहांत हो गया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इनके द्वारा कई चीजें हैं, आजादी की मांग में बात करते हैं तो टोटल फ्रीडम या फिर पूर्ण स्वराज, टोटल फ्रीडम या फिर पूर्ण स्वराज, इन चीजों की जो सबसे पहले मांग करी गई, या फिर आजादी की जो मांग की सबसे पहली जिन्होंने पहल उठाई, ठीक है, तो वो हमारे हजरत मोहानी जी के द्वारा उठाई गई। क्लियर। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, या फिर कलकत्ता निगम अधिनियम 1999, या फिर आपका पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, या बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन था क्या, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो आपका किसको बोला जाता है, या फिर स्वदेशी आंदोलन में जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हुआ था। दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय है वो यहाँ पे सबसे पहले हो जाता है, ठीक है। ये तो आप यहाँ पर याद रखना। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था, ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था वो यहाँ पे बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे मेन कारण बना था। अब स्वदेशी आंदोलन होता कब स्टार्ट है? अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जितने आंदोलन हुए, ठीक है ना, जितने हुए उन सारे ही आंदोलन में सबसे अहम हिस्सा जो निभाता है वो स्वदेशी आंदोलन निभाता है। इसकी स्टार्टिंग आपकी 7 अगस्त 1905 में, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे आप नोट करोगे कब होती है, तो 7 अगस्त 1905 में ये जो है स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट होता है। और कहाँ स्टार्ट होता है तो आप लोग याद रखिएगा कि कलकत्ता के, ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। कहाँ से होती है? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है वो क्या हो जाती है, इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे था क्या, बेसिकली ये यहाँ पे ये बोला गया था कि जितने भी आर्थिक वर्चस्व हैं ब्रिटिशर्स के, उनको चुनौती देना इनका मेन रीजन था, ठीक है, और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। इस आंदोलन में ही यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करा, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटिश उत्पादों का जो आपका बहिष्कार होता है, ठीक है ना, नोट करिएगा कि ब्रिटिश के जो भी उत्पाद थे, ठीक है ना, उत्पादों का जो बहिष्कार है वो सबसे पहले आपका इसी में होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? सबसे पहला जो है वो आपका इसी में आता है, पहला, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें ही ब्रिटिश उत्पादों को जला दिया गया, ठीक है, कहेंगे दूसरी चीज। और इस आंदोलन में ही अगर बात करते हैं तो स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। जो स्वदेशी उद्योग, ठीक है ना, उनको सबसे पहले यहाँ पर क्या करा जाता है, स्वदेशी जो आपके उद्योग हो जाते हैं, उद्योगों को जो है वो आपका बढ़ावा भी इसी में आपका दिया जाता है। ये आप यहाँ पर याद रखोगे। और यहीं से आत्मनिर्भर और एकजुट होने का भी बढ़ावा करा जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कई लोग बहुत फेमस थे, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग काफी फेमस हो जाते हैं स्वदेशी आंदोलन। खिलाफत के मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण यहाँ पर क्या था कि ये जो खिलाफत का मुद्दा है इसको उठाया जाए, क्या बेसिकली मेन रीजन हो सकता है। और महात्मा गांधी का रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी कुछ भी कभी करा करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज देखी जाती थी, देश को एकजुट करने का, ठीक है। कभी भी देखना कुछ भी करा गया तो यहाँ पे वही चीज देखने को मिलेगी, हिंदू मुस्लिम के बीच की एकता जो है, ठीक है, उसको अधिकता मिले, ठीक है। चलो अगला देखो। तो यहाँ तक तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो इतना पार्ट था वो आपका जीके जीएस का पार्ट था, और जीके जीएस इसीलिए थोड़ी डिटेल से आपको बताई है, इससे आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई क्वेरी आपकी ना रहे, कोई भी क्वेरी आपकी कहीं पर भी ना फंसे, ठीक है। अब यहाँ पे दर्पण का संयोजन में दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो आपको बताना है कैसा बनेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक चीज यहाँ पे दर्पण के प्रतिबिंब में समझ लो। अगर आरपीएफ का पेपर पहली बार देने जा रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर, आपको एक चीज हम ये बताते हैं, खुद जाओ दर्पण देखो, तो जो चीज आपके राइट में है वो दर्पण में लेफ्ट में दिखेगी। कॉमन सी बात है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक। अगर हम यहाँ पे 5, 4,
आर क्यू एक्स और जेड कर देते हैं और दर्पण यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो जेड है वो आपका इस तरीके का बनेगा। बिल्कुल सर ऐसे ही बनेगा, एक्स तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। अब या तो बी ऑप्शन होगा या फिर आपका ए ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन। आर जो है वो आपका ऐसे बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू पहले आ रहा है, तो क्यू का जो इधर की तरफ है कट वो आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम समझ लेंगे कि जो बी वाला ऑप्शन आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। बस क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहादुर का रिलेशन साहसी से है, बेवकूफ का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। ठीक, बहादुर का समानार्थी क्या होता है, बहादुर का जो आपका समानार्थी लिखा हुआ है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, तो बहादुर का समानार्थी जो है वो हमारा साहसी है। बेवकूफ का समानार्थी क्या होता है, तो बेवकूफ का समानार्थी समानार्थी जो है वो आपका उन्मादी होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, उन्मादी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्मादी जो है वो आपका राइट ऑप्शन। सभी के सभी कपड़े जो हैं वो फूल हैं। चलो भाई, सभी के सभी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी कपड़े हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फूल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सभी के सभी कपड़े फूल हैं। कुछ फूल आपकी यहाँ पे सब्जियां हैं, कुछ फूल जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाती है, सब्जियां हो जाती है। ठीक है, समझ गए। कुछ फूल आपके कपड़े हैं, कुछ फूल यहाँ पर अब ये बताओ निष्कर्ष यहाँ पे लिखा है, क्या कुछ फूल आपके कपड़े हो रहे हैं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल कुछ फूल जो है हमारे कपड़े हो रहे हैं। क्या कुछ फूल क्या कुछ सब्जियां आपकी फूल हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल है यहाँ पे। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों आपकी अनुसरण कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। मेज के केंद्र की ओर आपका मुंह करके बैठे हैं। अब यहां से क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। देखो इन तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो बात होती है, पहले तो एक वृत्ताकार यहाँ पे मेज जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार जो मेज है अगर हम सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं, देखो किस तरीके की वृत्ताकार मेज है, ये हो जाती है वृत्त के आकार की मेज। सबसे पहले बोल रहे हैं वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही विपरीत मतलब मेज की तरफ नहीं, उसके दूसरी तरफ देख रहे हैं। वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी है। वंश और रजत के बीच में कौन बैठा है बताना। इन्होंने बात करी वंश रजत के दाईं ओर बैठा है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे वंश था, यहाँ पे वंश की जगह अगर रजत होता कि रजत जो है वंश के दाईं ओर बैठा है, या फिर यहाँ पे अरुण जो है रजत के दाईं ओर बैठा, सबसे पहला नाम याद रखना। सबसे पहले नाम को हमेशा याद रखोगे आप कहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाता है वंश। वंश रजत के दाईं ओर है, तो वंश जो है वो यहाँ पे रजत के दाईं ओर है, दूसरे स्थान पर बैठा है। रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो मतलब इसके बीच में कोई एक और होगा, नहीं पता कौन। यहाँ पे मान लेते हैं कौन बैठा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि रजत आपका बैठा हुआ है। देखो रजत के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ तक क्लियर। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। एक और चीज बोल रहा है, अरुण जो है और प्रिया जो है वो रजत के पड़ोसी नहीं है। मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी, मंजू जो है रजत और अरुण के बीच में बैठी है, इसके पड़ोसी नहीं है, तो इससे दूर हो गए ना। मतलब इसके जब पड़ोसी नहीं है रजत के घर तो नहीं है। ठीक है, इसके यहाँ पर होते रजत के, तो इसका मतलब ये था कि अरुण यहाँ पे पड़ोसी है, लेकिन अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं, तो इनके बीच में कोई एक व्यक्ति होगा। अरुण और प्रिया पड़ोसी नहीं, तो इनके बीच में एक व्यक्ति होगा। मंजू जो है रजत और अरुण के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंजू जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, मंजू कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर। समझ गए। अब अगर बात करते हैं अरुण, तो अरुण यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अरुण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो प्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, कौन हो जाएगा, प्रिया जो है यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, देखो आपके सामने क्या लिखा, मंजू रजत और उनके बीच बैठी है। अब यहाँ पे वंश और रजत के बीच में कौन बैठा है, ये जो वंश है और रजत है इसके बीच में कौन बैठा है, तो बचा हुआ कौन है। 6 दोस्त थे ना, भावना रह गई ना यहाँ पे, तो भावना यहाँ पर हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
बी वाला जो आपका ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए 23 23 46 138 552 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बताओ हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है। तो देखो जरा यहाँ पे 23 इंटू 1 इक्वल्स टू 23, ठीक है बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। 23 इंटू 2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 46, बिल्कुल ठीक है। मतलब 23 में 1 की गुणा हुई 23, 23 में 2 की गुणा हुई 46, और 46 में अगर हम लोग 3 की गुणा करते हैं तो कितना होता है, 138 होता है। 138 में अगर हम लोग यहाँ पे 4 की गुणा करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 552 हो जाता है। और 552 में अगर हम लोग यहाँ पे 5 की गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे कि सर 552 में जो है अगर हम लोग यहाँ पे 5 की गुणा करते हैं तो 2760 हो जाएगा, ठीक है ना। 2760 जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बोलेंगे बिल्कुल सर, हमें यहाँ तक क्लियर। तो 2760 ये जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा ए वाला। ठीक है, अगला 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक जो है वो आपका संगत है। उस अक्षर समूह का चयन करो जो आपका संगत है। ठीक है, देखते हैं भैया क्या है कि जी में से अगर माइनस का 6 गया, ठीक है ना, जी में से माइनस का 6 गया तो ए, और ए के बाद आपका क्या हो गया, प्लस का 7 हो गया तो हो गया एच। ठीक है, कहेंगे एम से प्लस का 7 कर देंगे टी, टी से प्लस का 7 कर देंगे ए, बी से प्लस का 7 कर देंगे सी से प्लस का 7 कर देंगे। तो यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है, हर जगह आपका +7 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन जो पहला वाला आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है GAH, यहाँ पे आपका +7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट बन जाएगा। अगला आपके सामने यमुना नदी और नर्मदा। देखो ये तो सभी को पता है कि यमुना और नर्मदा आपकी नदी है। ठीक है, यमुना और नर्मदा जो है वो आपकी नदी है। तो यमुना हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, नर्मदा जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों की दोनों हमारी क्या है, तो दोनों की दोनों हमारी नदी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 46 54 70 102 166 यहाँ पे बताया। तो देखो भाई 46 में अगर हमने जोड़ा कितना 8, 54 में हमने जोड़ा कितना 16, 70 में हमने जोड़ा कितना 32, 102 में हमने जोड़ा कितना 64, और 100। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो वो लोग सर ये तो रैंडम नंबर मारते, नहीं ऐसा नहीं। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी आपका कितना हो जाएगा 128। तो प्लस आप यहाँ पे 128 कर दोगे तो कितना निकल आएगा 294 जो है। ठीक है, सी वाला जो आपका ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आपका ऑप्शन। ठीक है, 976664336875 अगला ऑप्शन आपको बताना है कि क्या होगा। देखते हैं 9766, ठीक है, रिलेशन किससे दे रखा है 6433 से दे रखा है। 6875 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये बताओ यहाँ पे माइनस का 3 करते आ जाए, बिल्कुल आ जाए। ये बताओ यहाँ पे माइनस का 3 करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे माइनस का 3 करते हैं, यहाँ पे माइनस का 3 करते हैं। तो -3 का जो है प्रोसेस आपका चल रहा है, वही सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। -3 करेंगे 3, -3 करेंगे 5, -3 करेंगे 4, -3 करेंगे 2। तो 3 5 4 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके दाईं ओर रख दो दर्पण और बता दो कि जो हमारी छवि है कैसी बनेगी। सीधी सी बात है सर, जी ये जो हमारा दे रखा है ना, ये जी, इस जी का जो फेस है ना वो कुछ आपका यहाँ पे इस तरीके का हो जाएगा। तो इस तरीके का फेस जो है वो हमारे 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ये। ठीक है, पी जो ऐसा है वो पी हमारा कैसा हो जाएगा, क्यू हमारा है तो वो हमारा पी में चेंज हो जाएगा, क्यू हमारा पी में चेंज हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। एस इधर की तरफ दे रखा है तो एस ऐसा हो जाएगा, तो मतलब सी वाला जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन। ठीक है, चलो राइनो को आपका पॉजिस के रूप में लिखते हैं, टाइगर को आपका यहाँ पे लिखा हुआ है SFHJU के रूप में लिखा जाता है। हॉर्स आपको बताना है किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, देखो भाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं राइनो, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, राइनो।
राइनो को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो उसको क्या लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसको यहाँ पे कोड लैंग्वेज में पॉजेस जो है वो आपका लिख दिया। अब कैसे लिखा है वो देखते हैं। क्या हम यहाँ पे प्लस का 1 करते हैं, ठीक, यहाँ पे प्लस का 1 करते हैं तो +1 +1 मतलब हमें पता चल गया। यहाँ पे +1 करते हैं, यहाँ पे +1 करते हैं, यहाँ पे +1 करते हैं, तो +1 का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब जब इसमें अप्लाई हो रहा है तो हॉर्स में भी तो आपके अप्लाई होगा। तो ई से प्लस का 1 कर दो, कितना हो जाएगा, ई से +1 करने पर आपका एफ हो जाएगा, बिल्कुल। एच से +1 कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। एफ स्टार्टिंग और आई लास्ट किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। यही हमारा यहाँ पर क्या बन गया, यही इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन गया, ठीक है। चलो, ये तो इसको रहने दो। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सभी अंगूर जो है वो आपके फल हैं, सभी अंगूर आपके क्या बोले जा रहे हैं, फल बोले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सभी के सभी जो अंगूर हैं, इसको वेन आरेख से समझते हैं कि सभी के सभी अंगूर हमारे फल हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेन आरेख बना लेते हैं, ठीक है। देखो पहला सर्कल ये बना दिया, ये हमारे सभी अंगूर हैं और सभी अंगूरों को यहाँ पे फल बताया जा रहा है। तो दूसरा सर्कल हमने ये बना दिया, ठीक है, कहने बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे, कुछ सब्जियां आपकी अंगूर है। हमने कहा अच्छा, कुछ सब्जियां जो है वो हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, तो हमने कुछ इस तरीके से ये ऐसे करके बना दिया, ठीक। अब देखो जरा, ये हमें पता है कि हमारे क्या थे, तो ये हमारे यहाँ पे थे अंगूर, अंगूर लिख दिया, ठीक। और ये हमारे यहाँ पर क्या थे, तो ये हमारे यहाँ पर थे फल, फल लिख दिया। और ये हमारे यहाँ पर क्या थे, तो ये हमारे यहाँ पे थे सब्जियां, ठीक है ना, क्या हो जाती है हमारे यहाँ पे, सब्जियां हो जाती है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर और क्या कुछ सब्जियां जो है वो आपके फल हैं, क्या कुछ सब्जियां जो है वो आपके फल हैं, बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है। क्या सभी अंगूर आपकी सब्जियां हैं, ये सभी के सभी अंगूर जहाँ क्या सब्जियां दे रखे, बिल्कुल सभी के सभी अंगूर आपके फल दे रखे। तो केवल और केवल निष्कर्ष पहला जो है वो आपका अनुसरण करता है, बस बात खत्म। बाकी आपका निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण नहीं। ए बी का भाई है, सी बी का पति है, सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक, बता देते हैं। ए जो है वो यहाँ पे बी का भाई है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ए और यहाँ पर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ए यहाँ पे बी का क्या है, भाई दे रखा है, लिख दिया। सी जो है बी का पति है, सी यहाँ पर क्या हो जाता है, बी का पति हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पति लिख देते हैं। सी ई का बेटा है, सी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, ई का बेटा हो जाता है। चलो, इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बेटा हो जाता है, ठीक है। सी जो है यहाँ पर ई का क्या है, बेटा है, ठीक है। एस जो है वो ई की पत्नी है, एस यहाँ पर क्या हो जाती है, ई की पत्नी हो जाती है। हमने कह दिया ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पे समझ, माइनस वाला आपका फीमेल और प्लस वाला मेल, ये यहाँ पे समझ, ठीक है ना, ठीक। एस बी से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एस बी की यहाँ पर क्या होगी, एस बी की जो है यहाँ पे सास हो जाएगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टैकल, टैकल, टॉपर, टॉपिक, टर्मिनल, टर्मिनेटर, ठीक है। आपको बताना क्या है, करेक्ट आपको ऑप्शन आंसर बताना। ऑप्शन को जरा चेक करो, ऑप्शन को चेक करेंगे तो टैकल तो आपका पहले प्लेस पर होगा, ठीक है, टैकल हमारा पहले प्लेस पर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि भाई पहले प्लेस पर टैकल हो गया, ठीक। टैकल के बाद क्या आ सकता है, टैकल के बाद ई, ई ओ, ओ तो मतलब 4 या 5 में से कोई एक आपका होगा, टी ई आर एम आई तक तो आपका सेम, लेकिन एन पहले आ रहा है। तो टर्मिनल जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनल जो है वो आपका 4th प्लेस पर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, टर्मिनल हमारा 4th प्लेस पर हो गया। तो 1st प्लेस पर है, 4th प्लेस पर है, 5th पर तो आपका टर्मिनेट होगा ही होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट जो है वो हमारा 5th प्लेस पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3rd प्लेस पर वो आपका टॉपिक हो जाएगा। तो 1 4 5 3
तो सी वाला जो आपका ऑप्शन आंसर है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलो बोक्राटिस का संबंध जो है फेफड़ों से है, बोक्राटिस का संबंध फेफड़ों से है। ग्लूकोमा का संबंध आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, बोक्राटिस क्या हो जाता है, फेफड़ों की समस्या हो जाती है। ठीक है, और ग्लूकोमा जो है वो आपकी आंखों की समस्या है। अगला है रॉक का रिलेशन आपका दे रखा है, ओजीएसपी से दे रखा है। और लास्ट का बताना है, देखो जरा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रॉक लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर के से प्लस का 4 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें ओ मिलता है। आर से प्लस का 4 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, बी मिलता है। सी से प्लस का 4 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, जी मिलता है। और ओ से प्लस का 4 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, एस मिलता है। ओ जी एस भी हमारा हो जाता है। यही सेम चीज जो है वो हमारा लास्ट में टी से प्लस का 4 करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझना कि टी से जो है हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस का 4 कर देते हैं। तो टी से प्लस का 4 करने पे हमारा क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पे भी प्लस का 4 करने पर कितना हो जाता है, पी हो जाता है, एक्स पी, एक्स और पी लास्ट है। ठीक है, तो पहला वाला जो आपका ऑप्शन आंसर है करेक्ट। ठीक, इसको थोड़ा सा स्किप कर दो। अगला देखो 29 38 63। ठीक है, 29 38 63 112 93 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो 29 में अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 29 हो जाता है, 38 हो जाता है, 63 हो जाता है, 112 हो जाता है, 193 हो जाता है और आपका एक्स हो जाता है। 29 से 38 तक जाने में प्लस का 9 हो रहा है। 38 से 63 तक जाने में प्लस का 9 हो रहा है। 63 से 112 तक जाने में प्लस 9 और यहाँ तक भी क्या हो रहा है, प्लस 9 का प्रोसेस नहीं। ठीक है, 29 से 38 तक जाने में आपका प्लस का 9 हुआ और यहाँ तक इसमें जाने में प्लस का 25 हुआ। 63 से 112 तक जाने में क्या हो रहा है, 49 हो रहा है। ठीक है, 112 से 193 तक जाने में आपका 81 ऐड हो रहा है। क्या पता चलता है, भैया 3 का स्क्वायर, ये भैया यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये जो है यहाँ पर 7 का स्क्वायर और ये जो है वो आपका यहाँ पे 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 121 ऐड हो जाएगा कि 11 का स्क्वायर बनेगा। 11 का स्क्वायर 121 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 314 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या आ जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन जो है वो आपके इतने टफ नहीं है जितने आपको लगते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। हटाए गए व्यक्ति की आयु आपको बताना है कितने वर्ष है। देखो समझो जरा, यहाँ पे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि 5 व्यक्तियों की एवरेज, ठीक है ना, एवरेज आयु जो है वो आपकी कितनी है। 5 व्यक्ति की एवरेज आयु 28 वर्ष है, मतलब एवरेज उन 5 लोगों के ग्रुप में जो एवरेज एज चल रही है वो आपकी 28 वर्ष की चल रही है। ठीक, टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुल आयु 5 लोगों की कितनी बनेगी, तो बोलोगे सर कुल आयु अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो कुल आयु हमारी कितनी हो जाएगी, तो 28 इंटू हमारा हो जाएगा 5 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 28 इंटू 5 मतलब इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 140 ईयर। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा जरा ये बताओ, 140 ईयर हो जाएगा। उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो औसत में, औसत जो एज चल रही है, जो आपकी एवरेज एज चल रही है 28 साल, वो 28 साल से घट के कितनी हो जाती है, 28 साल से घट के आपकी 26 साल हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम उसमें से एक व्यक्ति को हटा दें तो 4 लोगों की जो औसत आयु बनेगी, ठीक है, 26 साल हो जाती है, 4 लोगों की जो आपकी औसत आयु बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी आपकी एक टोटल 104 वर्ष। ठीक है, 104 ईयर जो है वो आपकी 4 लोगों की एज बनेगी। हटाए गए व्यक्ति की आयु कितनी है, तो बहुत इजी है, 140 माइनस 104, तो हटाए गए व्यक्ति की जो आयु है वो आपकी 36 ईयर जो है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल ठीक। पहला वाला ये जो ऑप्शन आंसर है वो हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
3 उम्मीदवार हैं ए बी सी, चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, 3300, 3900 वोट उनको प्राप्त हुए। ठीक है, किसी भी वोट को अवैध वोट न मानते हुए बताइए कि बी को वोटों के कितने प्रतिशत वोट जो है वो सही प्राप्त हुए। 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोगों में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला यहाँ पर हो जाता है ए जिसको आपके मिले टोटल 1800, बी जिसको मिले टोटल आपके 3300, ठीक है, सी जिसको टोटल मिले आपके 3900। किसी भी वोट को अवैध वोट ना मानते हुए, कोई भी वोट जो है वो आपका अवैध नहीं है। बी को मिले कुल वोट आपको परसेंटेज में बताने हैं कितने हैं, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, परसेंटेज में कैसे बताओ? सबसे पहली चीज, इन तीनों वोटों को आपस में आप जोड़ दो। ठीक है, इन तीनों वोटों को आपस में जोड़ दो, बी का परसेंटेज बताना है तो यहाँ पे लिख दो 3300। ठीक है, इनको सबको आपस में जोड़ो, 33, 1800, 3900, तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा 9000। लेकिन हमको करना क्या है, परसेंटेज में बताना है, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर? बोलेंगे बिल्कुल क्लियर। तो 2 जीरो ही हमने काट दिए, काट, 1 जीरो हमने काट दिया, काट, 3 1 3 3 9 और यहाँ पर कितना हो गया, 11 हो गया, कहेंगे बिल्कुल। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 36.66, तो मतलब 36.67% राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया, सी ने इसे 45% हानि पर डी को बेच दिया। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा तो बी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी, आपको बता। ठीक है, चलो देखो, हमें वस्तु का तो मूल्य नहीं पता है कितना है, तो वस्तु के मूल्य को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, वस्तु के मूल्य को हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। पहले तो आप मूल्य ही निकालोगे किसी वस्तु का। अब समझो, ए ने वस्तु बी को 25% के लाभ पे बेची है, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। ठीक, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा है, तो बी ने अगर इसको 20% लाभ पर बेचा है तो 120 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। ठीक, सी ने इसे 45% हानि पर डी को बेच दिया है, तो 45% की हानि हो रही है, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 55 बटा आपका हो जाएगा 100। ठीक है, बेच दिया। यदि इसे 330 रुपए में खरीदा है, इसको टोटल आपका कितने में खरीदा है, 330 रुपए में खरीदा है, तो बी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है आपको बता। ठीक है, चलो, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 330। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 100 बटे में हमारा कितना है, बटे में हमारा यहाँ पर दे रखा है 125। ठीक है, 120 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55। यही तो दे रखा है, बोले बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखो, क्या 1 0 से 1 0 कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कट करना है और कुछ नहीं, यहाँ से इजी हो जाता है। लेकिन होता ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी खराब है, जिस वजह से ये भी आपको बड़ा ही टफ लगता है, तो इसको आसान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 11 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 हमारा 33 और यहाँ पे हो गया 30। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। ठीक है, 2 छंग 12 और 2 धामन 10, 2 3 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ 3 से भी तो काटते, 3 एकम 3, 3 धामन हमारे पास। ठीक, क्लियर हो रहा है? 1 0 ये बचा है, 2 0 यहाँ पे। अब देखो भाई, अगर यहाँ पर देखते हैं 5 से काट देते हैं फिर से। ठीक है ना, क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, तो 100 को फिर से अगर हम लोग यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, 125 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 निकल आएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक बना, तो कोई इशू नहीं होगा। अब देखो, 5 चौका 20, पचम हमारा यहाँ पे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, नीचे तो एक ही एक रह गया। अब देखो क्या रह गया ऊपर, यहाँ पे
2 × 10 × 4 × 5 2 20 20, ठीक है ना। 20 कितना हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर x बराबर जो वस्तु का मूल्य है वो कितना है 400, और कितने में खरीदी थी वस्तु, किसने, बी ने, ठीक है ना। कितने में खरीदी थी ये आपको बताना है। तो इजी हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से। कैसे इजी हो जाता है, यही तो देखो भाई, यहाँ तक तो आपको ऑलमोस्ट पता चल गया। बी ने देखो वस्तु 25% के लाभ पे बेची थी, ए ने बी को 25, बी ने उसे 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो बी उसको क्या करता है, जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब बी को यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है, एक मिनट जाना। तो बी यहाँ पर क्या कर रहा है, ए ने बी को 25% लाभ पर बेची है, तो बी को यहाँ पे 25% लाभ हुआ जब बी ने खरीदी थी, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो एक्स मतलब हमें यहाँ पर कितना मिला है, एक्स बराबर हमारा 400, उसका जो एक एक्चुअल कीमत है वो हमारी 400 रुपये है, ठीक है। और उसको यहाँ पे 25% का लाभ हुआ तो 125 बटा कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। 2 0 ये गए, 125 चौका हमें बताने कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 500 रुपए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर निकलेगा, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 500 रुपए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन वर्ड मास का, 3 × 5 - 1 डिवीजन 2, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा ब्रैकेट। हाँ, 3 + 4 - 2 डिवीजन 2 - 15 डिवीजन 5 ऑफ 3 का मान ज्ञात करके बताओ कितना है। कठिन है कि बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसमें देखो कैसे आसान है। तो ये तो हमारे सामने ऑफ वाला पहले कंप्लीट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ऑफ वाला जो है पहले कंप्लीट करेंगे। तो 5 × 15, तो 15 डिवीजन हमें यहाँ से मिल जाएगा एक, पहले 2 से डिवीजन देंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना, 1, और 4 - 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, दूसरी चीज, ठीक है। अभी कुछ मत सॉल्व करो, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देखते हैं तो 3 × 5 - 1 डिवीजन 2 करली ब्रैकेट, इसके अंदर आपका हो जाएगा 1 3 ये बचा, ठीक है ना, 1 3 वाला बच गया, और प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, 1 3 ये ब्रैकेट के अंदर वाला बच गया, माइनस में यहाँ पे हो गया 1, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, लॉन्ग ब्रैकेट आपका यहाँ पे बंद। अब अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो 3 × हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 डिवीजन है ना, तो 1 हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 + 3 3 3 6 - 1, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5, वो भी माइनस का, ठीक है, और लॉन्ग ब्रैकेट हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो हमारे पास 5 से 5 हमारा यहाँ पे गया, तो 1 - 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 × हमारे पास हो जाएगा 1 - आपका 2, तो कितना बन जाएगा 3। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3/2, वो भी माइनस का, यही जो है वो हमारा करेक्ट आपका सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी वाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा माइनस का 3 बटा जो, सॉरी माइनस का 3/2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पर क्या दिया, ये वाला देखो, एक रॉकिंग चेयर 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 15% का लाभ हुआ, तो कुर्सी का जो क्रय मूल्य था वो आपको बताना है कितना था, ठीक, चलिए जल्दी से बताएंगे। कुर्सी का जो क्रय मूल्य था कितना था, एक रॉकिंग चेयर जो है 10% के लाभ पर आपकी बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य नहीं पता है, तो मतलब 10% का लाभ है, तो x × 110 बटा कितना हो जाएगा, 100। क्लियर यहाँ तक, बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे 80 रुपए अधिक में बेचने पर उसमें क्या होता है, 15% लाभ होता है, तो 15% लाभ मतलब अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो x × 115 बटा कितना हो जाएगा, 100, बराबर x × 110 बटा 100 प्लस हमारा हो रहा है 80 रुपये, ठीक। चलिए इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x × 115 बटा 100 माइनस का x × 110 बटा 100 प्लस
ये हमारा बराबर में यहाँ पर कितना रहेगा 80। तो कितना हमें यहाँ पे बच जाएगा, तो बचेगा x इंटू 5 बटा हमारा 100 बराबर हो जाएगा 80। तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 1600 रुपये जो है वो हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा डी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसको आप लोग होमवर्क में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। धन्यवाद क्लास में आने के लिए, बने रहें।